नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग को बहुत डर लग रहा होगा क्योंकि कल से 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। हिंदी में नहीं पढ़े हुए हैं, कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं, कहानी पढ़े हुए नहीं हुए हैं, तो कैसे आप क्वेश्चन बना के आइएगा? कम से कम अच्छा मार्क्स तो आना चाहिए ना हिंदी, संस्कृत वगैरह में। तो हिंदी में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस याद करने चाहिए? अब तो याद करने का समय रहा भी नहीं, ठीक ना? कल तो एग्ज़ाम है आपका। तो आप क्या कीजिए, इस इत्मीनान से, एकदम शांति दिमाग से इस वीडियो को चालू करके अपने पास रख लीजिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ये पूरे किताब का, ठीक है, पूरे किताब का एक निचोड़ है जो कल आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें डाले हुए हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए। और हम मुझे पूरा विश्वास है कि कल आप, जो आपका जो सब्जेक्टिव होता है, निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, गद्यांश हो गया, और जो किताब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का, और 5 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 1 मार्क्स, 1 1 बनाने रहते हैं आपको, ठीक है? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 बनाने रहते हैं। और इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स वाले में, और 5 बनाने रहते हैं। आप देखिएगा, आपके पाँचों क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले आसानी से बन जाएँगे, और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन बन जाएँगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम बता देंगे कि कौन से निबंध इम्पोर्टेंट है, आपको कौन से कल आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसको पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा और एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाइए, याद करके जाइए। ठीक है? क्योंकि याद करने का समय तो रहा नहीं, बस खाली आप वीडियो देख लीजिए। हो सकता है कि मेरी बातों को आप सुनिएगा तो आपको याद हो जाए, लेकिन अगर पता तो चल जाएगा ना कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके ऊपर आप, अगर पहले से आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको देखिए आराम से, ठीक है? बढ़िया से देखिएगा और सुनिए, इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है? आइए, आज रात भर आप इसको खुला छोड़ के इसको रख दीजिए, सुनिए, गौर से सुनिए और कर दीजिए, ठीक है? तो जितने थोड़ा-सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना है, कल पक्का इसमें से आपका एग्ज़ाम में टकराएगा, टकराएगा, देखिएगा आप। और आप कल क्वेश्चन लेके आइएगा तो देखिएगा कि हाँ, सर जो बताए थे वो टकरा गया। तो इसी तरह आप पहले आके क्वेश्चन टकराइएगा, देखिए क्वेश्चन टकराया कि नहीं टकराया है, तब उसके बाद कल जो हम लोग मैथ का एग्ज़ाम होगा 18 तारीख को, उसके लिए वीडियो 6 बजे आपको डालकर दे देंगे, 6 बजे डाल देंगे वीडियो, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? आइए, तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या कह रहा है उस बात को सुनिए पहले, ठीक है? चलिए, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को इसलिए मानते थे क्योंकि उनकी अम्मा अपनी कुल परंपरा से आती हुई कथक नर्तकों की महान विरासत अपनी स्मृतियों में सहज कर रखती थी, और बच्चे के पिता के निधन के बाद उसकी देखभाल के अलावा रियाज पर नज़र रखती थी। गड़बड़ी होने पर बाबूजी की तस्वीर दिखाकर हौसला बढ़ाती थी। तो बिरजू महाराज अपने सबसे बड़े जज अपनी माँ को इसलिए मानते थे क्योंकि उनकी माँ जो है, अपने पिता के, मतलब बच्चे के जो पिता का निधन हुआ था, तो उसके बाद जो देखभाल और रियाज पर उनकी नज़र रखती थी, ठीक है? और उनकी माँ जो है, कथक नृत्य का महान विरासत को अपनी स्मृतियों में सहज कर रखती थी। तो इस बात को देखिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 20 से 30 शब्द में देने पड़ते हैं, तो इसलिए याद रखिए। और अगर आपको ये बात याद रहे कि हाँ, प्रस्तुत पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है, तो उसको लिख दीजिएगा तो और अच्छा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है? कि प्रस्तुत पंक्ति इस चैप्टर से लिया गया हुआ है और इसके लेखक ये हैं, तो वो सब लिख दीजिएगा। तो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो उसमें लिखा जाता है। 2 मार्क्स में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सबसे जरूरी अंग चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता और सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वे साक्षरता को शिक्षा नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के विकास और आत्मनिर्भरता को असली शिक्षा मानते थे, जो बच्चों को शारीरिक श्रम द्वारा आत्मनिर्भर बनाए रखता था, ठीक है? चलिए, अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? हम इसमें जो है, आपको पूरा किताब का निचोड़ ला कर रख दिए हुए हैं, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाले हुए हैं कि 100% आपके एग्जाम में टकरा जाएगा, ठीक है?
ये वीडियो फर्स्ट शिफ्ट वाले भी देख रहे होंगे, सेकंड शिफ्ट वाले भी देख रहे होंगे, तो पक्का उसको अच्छा मार्क्स आएगा, इसका हम गारंटी देते हैं। आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा आप। हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? तो बीरेन डंगवाल द्वारा रचित हमारी नींद कविता, ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी, यह जो है कविता बीरेन डंगवाल द्वारा लिखी गई है और यह हमारी नींद कविता से ली गई हुई है, ऐसा भी लिख सकते हैं। सुविधाभोगी, आराम पसंद और लापरवाह आधुनिक जीवन शैली का चित्रण करती है, जो सामाजिक दुष्चक्रों, अत्याचारों और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहने वाले जीवन की सच्चाई को उजागर करती है। यह कविता नींद और निरंतर विकास के द्वंद्व को दर्शाती है। एकदम बढ़िया से इसे अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं 2 मार्क्स वाले हैं, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए, इसको मतलब सुन लीजिए बढ़िया से। चौथा क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर पापति के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? तो बड़े डॉक्टर पापति के बारे में पूछताछ कर रहे थे क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस के खतरनाक किस्म का रोग लगा था। वह कल का दिन नहीं देख पाती यदि फौरन इलाज नहीं हुआ, तो इसलिए वह इसका इलाज करने के लिए पूछताछ कर रहे थे। समझे बात को? तो मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप उसको सुनिए, सुन लीजिए, कम से कम 1-2 बार सुन लीजिएगा तो उसी से भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आज आप रिलैक्स माइंड में रहिए, रिलैक्स मूड में रहिए एकदम, कुछ भी चिंता नहीं करना है, बस इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, बस बस देख लीजिए, याद करने का समय तो आपका है नहीं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा एकदम 100%, सिर्फ देखना है आपको, सिर्फ सुनना है, देखना है, बस हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा है, लिखा गया हुआ है कि एक आदर्श समाज में ऐसी व्यापक और बहुआयामी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे स्वतंत्रता, समता और भाईचारा का प्रसार प्रसार में से फैलना समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक सुगमता से हो सके। यह समाज विकासशील, लचीला और भेदभाव रहित होना चाहिए। वो उन्हीं को वो क्या कहते हैं, लेखक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उन्हीं को वो आदर्श समाज कहते हैं, ठीक है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? इस तरह से क्या होगा, कविता के कुछ पंक्ति दे देंगे और कहेगा इसका भावार्थ लिखें। तो गुरु नानक देव द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव यह है कि ईश्वर के नाम, यानी ईश्वर ने राम के नाम स्मरण के बिना इस संसार में मनुष्य का जन्म लेना और जीवन व्यर्थ है। यानी अगर आप ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका जन्म व्यर्थ कहलाएगा। कवि ने बाह्य आडंबरों जैसे जनेऊ, तिलक, वेशभूषा से बजाय सच्चे मन से प्रभु की भक्ति, कीर्तन और नाम जप को ही मोक्ष का एकमात्र साधन बताया है। मतलब जो जनेऊ करते हैं, तिलकधारी है, वेशभूषा मतलब बनाए रहते हैं पुजारी वाले, तो उन सब से हट कर कहते हैं कि उससे आप प्रभु की भक्ति कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, वही आपके लिए क्या हो जाएगा, मोक्ष का मार्ग हो जाएगा। इसलिए इस बात का भाव का अर्थ समझ गए आप? चलिए आइए, मंगम्मा की बहू नंजम्मा है, ठीक है, मंगम्मा की बहू नंजम्मा ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? ठीक है, मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? तो दही वाली मंगम्मा कहानी में, ठीक है, दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू जो नंजम्मा है ने विवाद निपटाने की पहल इसलिए की क्योंकि वह घर में सुख शांति चाहती थी और समझ गई थी कि आपसी कलह से परिवार बिखर रहा है। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बेटे को दादी के पास भेजकर सासू माँ का मन जीत कर घर की एकता और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया। समझे? इस बात को याद रखिएगा, एक बार सुन लीजिए तो अपने आप आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? आइए, मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार भक्त और भगवान के बीच का संबंध लिखे। तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का आधार पर भक्त और भगवान के बीच का संबंध पर प्रकाश डालिए। इस कविता में भक्ति और भगवान के बीच गहरा प्रेम और आत्मीयता दिखती है। भक्ति भगवान को अपने जीवन का आधार मानता है और भगवान भी भक्त का भक्ति से प्रसन्न होता है, ठीक है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक का मतलब हो गया कि इस कविता में जो है भक्त और भगवान के बीच गहरा प्रेम और आत्मीयता दिखती है। भक्ति भगवान को अपने जीवन का आधार मानता है और भगवान भी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चलिए अब देखिए
बढ़ते नौमानव से बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्यों को याद दिलाती है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। मैंने क्या किया है कि सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डाल दिया है। ऑल चैप्टर, पूरा ऑल पुस्तक, मतलब पूरा पुस्तक का, पूरा किताब का निचोड़, ठीक है, गोधूली वर्णिका सारा को निचोड़ इसमें डाल दिए हुए हैं। आप आराम से देखिए वीडियो को और याद करके, मतलब अब तो याद आपसे होगा नहीं, इसलिए क्या कीजिएगा, सिर्फ वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 100% आएंगे। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार, बढ़ते नाखून मनुष्य को उसकी पशुता और प्राचीन पाशविक प्रवृत्तियों को याद दिलाते हैं। ये नाखून इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य के भीतर अभी यह आदिकाल का वनमानुष या हिंसक पशु छिपा हुआ है, जो अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों पर निर्भर था। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा और संस्कृति पाठ के अनुसार लिखे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, कल ये एग्जाम में आ भी जाएगा, देख लीजिएगा आप। गांधी जी के विचार का सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। दरअसल अक्षर ज्ञान के पहले ही बच्चों को यह बता देना चाहिए कि उन्हें औपचारिक शिक्षा के पहले ही बताया जाना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सत्य से असत्य को, प्रेम से घृणा को और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जा सकता है। ये बात सब बोल रहे हैं शिक्षा और संस्कृति पाठ के अनुसार। चलिए, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो मंगू के प्रति परिवार के लोगों में व्यवहार में पर्याप्त अंतर है। माँ मंगू को दिलो जान से चाहती है, उसे अपने पास सुलाती है, खिलाती है और उसका मल मूत्र साफ करती है। मंगू की बड़ी बहन कमू का विचार है कि माँ के अत्यधिक लाड़ दुलार से ही मंगू नित्य क्रिया जैसे कार्य नहीं करती। डांट डपट से तो जानवर भी बहुत से काम करने लगते हैं। डांट डपट से मंगू की भाविया उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखता है। उनका ख्याल है कि मंगू के कारण ही माँ ने उनके बच्चों को अपेक्षित प्यार दुलार नहीं करती। मंगू के दोनों भाई तटस्थ हैं। उनके मन में मंगू के प्रति ममता है, किंतु अपनी पत्नियों की किचकिच के डर से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते। वे माँ की ममता और बेबसी समझते हैं। तो इन बातों को अच्छे से समझ के जाइए, आराम से एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन का मात्र 20 से 30 शब्द में लिखना है। चलिए आइए, बहू नंजम्मा ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू नंजम्मा ने सास को मनाने के लिए एक चतुर और मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। उसने अपनी सास के साथ चल रहे झगड़े को खत्म करने के लिए अपने छोटे बेटे पोते को दादी के पास भेज दिया और उनके बीच स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित किया। इस तरह उनके सास ने मन जीत लिया। सेम ऐसे पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है, घुमा के पूछ दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं है। सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है, कल ये आपको मिलेगा, देखिएगा आप, ये आपके एग्जाम में कल ही आपको ये देखने को मिलेगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी की मुख्य पात्र सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है, क्योंकि उसे अपने ही बेटों और बहुओं से उपेक्षा, तिरस्कार और तानों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बेटों द्वारा रोटी के बदले काम लेने के फैसले ने उसे अपमानित किया और परिवार में प्यार व आत्मीयता के अभाव ने उसे एकाकी बना दिया है, जिससे उसका जीवन असहज और दम घोटू हो गया है। इन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। बहादुर ने लेखक का घर लगातार होने वाले दुर्व्यवहार, अपमान और आत्मविश्वास के कारण छोड़ा। मुख्य कारणों में किशोर द्वारा लगातार पिटाई, निर्मला मालकिन का कड़ा व्यवहार और रिश्तेदारों द्वारा चोरी का झूठा आरोप मढ़ना शामिल है। सम्मान पर चोट लगने और निस्वार्थ सेवा के बाद भी उपेक्षा मिलने से दुखी होकर वह घर से भाग गया, ठीक है, समझे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रही है, ये कल आपके एग्जाम में होगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी प्रसिद्ध कविता जनतंत्र का जन्म में आम जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। वे सत्ताधारी शासकों को सचेत करते हैं कि अब राजतंत्र का अंत हो चुका है और गणतंत्र की स्थापना का समय आ गया है, इसलिए जनता के लिए सत्ता छोड़ देनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए अंगा क्या है? अनामिका द्वारा रचित अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के लिए अंगा के ड ड को माँ और अंगा के ऊपर के बिंदु को गोद में बैठा बेटा माना गया है। ठीक है, मतलब अंगा में जो ये वाला जो है बिंदु उसको बेटा माना है, और अंगा बेटा जो है गोद में बैठा हुआ बेटा इसको माना है। ड को माँ मान रहा है, और अंगा के ऊपर जो बिंदु होता है वो उसको गोद में बैठा बेटा माना गया है। तो बच्चा अंगा को माँ समझता है और उसके साथ बिंदु को अपनी गोद में बैठा हुआ समझता है। चूँकि वह अंगा लिखने में बार बार असफल हो जाता है, इसलिए उसे अपनी माँ के रूप में स्नेह पाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये बात तो समझ लीजिएगा। अब आइए, कवि कुंवर नारायण के घर नारायण को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? ये भी काफ़ी वीवीआई है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको मिल जाएगा कल क्वेश्चन इसमें। कवि कुंवर नारायण को घर के बाहर खड़ा वृक्ष का बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह पुराने घने और मटमैले तने के कारण चौकीदार की तरह तैनात दिखता था। उसकी सूखी डाल राइफल, अन्य टहनियाँ, पगड़ी और जड़े फटे पुराने जूते जैसी लगती थी। साथ ही वह धूप बारिश में भी अडिग रहकर घर की रक्षा करता था। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि लंबा वीडियो ना बने और आप इसको 2 बार 3 बार सुन भी ले। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? आपको सिर्फ याद करना नहीं है, सिर्फ देखना है, वीडियो को देखना है सिर्फ। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा इतना क्वेश्चन आप कौन याद कर लेगा। कोई तो याद करने के लिए हम बोल भी नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं सिर्फ कि आप सिर्फ वीडियो को देखिए, सिर्फ वीडियो देखना है आपको, याद करना नहीं है। ठीक है, अक्षर ज्ञान कविता के अनुसार लिखे। अनामिका द्वारा रचित अक्षर ज्ञान कविता में खालिश बेचैनी खरगोश की है। इसे बेचैनी का अभिप्राय क के बाद ख सीखने से उत्सुकता, आगे बढ़ने की तीव्र लालसा, चंचलता और कर्मयोगी बनने का जिज्ञासा से है, जो बच्चा सीखते समय महसूस करता है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढाटे विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? इस कहानी में किस राज्य का बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ढाटे विश्वास कहानी में लेखक सातकोरी होता है। ठीक है, सातकोरी होता है, जो उड़िया भाषा का एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। इस कहानी में ओडिशा राज्य का बाढ़ एवं सूखा जैसी भीषण प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित और त्रस्त दिखाया गया है। इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है, कल आएगा। आइए, बल्ली अम्माल ने पार्वती के लिए क्या मन्नत मानी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ली अम्माल ने पार्वती के लिए मन्नत मानी कि पार्वती ठीक हो जाएगी तो बैदरीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रोजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और लापसी खाते समय उसे कैसे महसूस हो रहा था? तो नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को ऐसा लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता कि कौर गले में लटक रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों ना हो। ठीक है, आधुनिक युग में उद्योग धंधा की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में भी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, तो भूखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, आप आपको मन हुआ तो वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, कवि जीवानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने के क्यों संदेह, जीवानंद दास है, दाल नहीं, जीवानंद दास जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने की क्यों संदेह करता है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो कवि जीवनानंद दास अपनी कविता फिर आशा घोंसले में अगले जन्म में मनुष्य होने के इसलिए संदेह करते हैं क्योंकि वो प्रकृति, विशेषकर बंगाल की नदियों, खेतों और शांत वातावरण असीम प्रेम करते हैं। वो आधुनिक शहरी जीवन जटिलताओं और आपाधापी में असंतुष्ट हैं और एक अधिक मुक्त प्रकृति को निश्चिंत जीवन जैसे हंस, बतख या मछली चाहते हैं, जहां वे बंगाल की सुंदरता में पूरी तरह से घुल मिल सके। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कल आ सकता है। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दें। तो अक्षर ज्ञान कविता में अनामिका द्वारा लिखा गया हुआ है कि अनुसार बेटे के आंसू तब आते हैं जब वो अंगा लिखने में लगातार प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाता है। जब अंगा के बिंदु को साधने में बार बार कठिनाई होती है तो बच्चे के मन में निराशा और असफलता के कारण आंसू आ जाता है और उसके निरंतर संघर्ष को दर्शाता है। चलिए, लक्ष्मी कौन थी? उसके पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी उड़ीसा की एक स्त्री थी जिसकी घर देवी बांध के नीचे था। उसके पति का नाम लक्ष्मण था और वह कलकत्ता में काम करता था। ठीक है। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, इस बात को याद रखिएगा। 20 के दांत कहानी में मदन अपने पिता गिरधारी लाल द्वारा कासू यानी खोखा की पिटाई के बाद डांट फटकार या मार की उम्मीद कर रहा था। ठीक है, कासू की पिटाई के बाद डांट फटकार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसके विपरीत पिता द्वारा उसे प्यार से गले लगाने और शाबाशी देने के अप्रत्याशित व्यवहार के कारण हक्का बक्का रह गया। यह क्षण उसके लिए पूरी तरह से चौंकाने वाला था। ठीक है, आइए, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? तो कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार उनकी कविता हमारी नींद में धमाके से गरीब बस्तियों में देवी जागरण हुआ। वो यह दर्शाते हैं कि जहाँ जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वहाँ भी लाउड स्पीकरों का शोर के बीच ढोंगी या दिखावटी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो देवनागरी लिपि में अक्षरों में स्थिरता इस कारण आई है कि इसके अक्षर सहज, स्पष्ट और व्यवस्थित है, जिनमें वर्णों का आकार और उनकी रचना लंबे समय तक समान बनी रही है। इसकी संरचना वैज्ञानिक और व्यवस्थित होने के वजह से अक्षर बदलने की बजाय स्थिर रहे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो हिरोशिमा में मनुष्य की साखी यानी गवाह के रूप में वहाँ की जली हुई चट्टानों, पत्थर की दीवारों और फटी हुई सड़कों पर अंकित मनुष्यों की छायाएं मौजूद है। परमाणु बम के भीषण विस्फोट से बाष्पित हुए लोगों की जो आकृतियां पत्थरों पर छप गई थी वो आज भी उस विनाशकारी त्रासदी और मानव द्वारा निर्मित तबाही की गवाही दे रही है। चलिए, रंगप्पा कौन था? दही वाली मंगम्मा कहानी में रंगप्पा गांव का एक लंपट, जुआरी और शरारती किस्म का व्यक्ति था। वह मंगम्मा के बेटे और बहू के बीच के झगड़े का फायदा उठाना चाहता था और उसे अकेली जानकर उसके पैसे हड़पने के उद्देश्य से उससे कर्ज मांगता था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अम्बेडकर उस विडंबना की बात करते हैं कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र में सभी को समान अधिकार और लोकतंत्र मिला है, पर सामाजिक जीवन में अब भी जाति भेद और असमानता कायम है। यानी एक और हम समानता की बात करते हैं और दूसरी ओर समाज में ऊंच नीच और भेदभाव जारी है। यही लोकतंत्र और सामाजिक वास्तविकता के बीच का विरोधाभास उनकी दृष्टि में सबसे बड़ी विडंबना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपको देखने को मिल सकता है, या तो फर्स्ट शिफ्ट में मिल जाए या सेकेंड शिफ्ट में मिल जाए। हम बोल रहे हैं ना कि इसमें का सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट वाले और सेकंड शिफ्ट वाले दोनों को टकरा जाएगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही तो जवाब देना रहता है ना। 5 क्वेश्चन आपको टकरा जाएंगे, 5 क्वेश्चन उसको टकरा जाएगा, 100% टकराएगा। आप देखिए, इसमें से पक्का हम कह रहे हैं ना। चलिए, आइए, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह उससे अत्यंत स्नेह करती थी, इससे बिछड़ना नहीं चाहती थी और डरती थी कि अस्पताल में उसका ठीक से देखभाल नहीं होगा, इसलिए वो भर्ती नहीं करना चाहती थी। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिता और गुरु अच्छन महाराज का देहांत हो गया। उस समय वो बहुत छोटे थे और परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी है क्योंकि देश में गरीबी, शोषण, असमानता और विदेशी मानसिकता के कारण जनता दुखी है, अपनी ही भूमि पर पराई सी जीवन जी रही है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को याद कर लीजिए कि ये अभी अब आपको याद करने का समय नहीं है। इतना सारा क्वेश्चंस को बस एक बार सिर्फ देख जाइए, सुन लीजिए और जाके एग्जाम में देखिएगा तो ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपका आया रहेगा और आप उसको लिख के भी आ जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है, टकरा जाएगा। चलिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो गया।
आइए, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? इस क्वेश्चन को देख लो। परहित के लिए संत महात्मा, अवतार पुरुष और सच्चे महापुरुष देह धारण करते हैं। वे अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण, दुख निवारण और समाज की सेवा के लिए जीवन जीते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसी में से टकरा जाएगा। 5 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट वाले को और 5 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट वाले को आ ही जाएगा, मिल जाएगा। तो इस बात को आप याद कर लीजिएगा एकदम। 100% 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, सिर्फ उसमें आपको सिर्फ एक का ही जवाब देना होता है। तो ये हो सकता है कि गद्यांश का मतलब जो कहानी वाला गोधूली जो चैप्टर है, गोधूली का कहानी का कोई अंश डाल दे। ठीक है, गद्यांश मतलब कोई अंश डाल दे तो उसका भावार्थ लिखने के लिए बोल दे, चाहे पद्यांश का भावार्थ लिखने के लिए बोल दे, या वर्णिका चैप्टर में जो दही वाली मंगामा हो गया, ढाटे विश्वास हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सब, तो उस सब के बारे में इसमें पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए इस बात को। तो याद रखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके। इस गद्यांश का भावार्थ अपने शब्द में लिखना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा और ध्यान देना है कि 5 मार्क्स क्वेश्चन को कैसे लिखना है। देखिए, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश मतलब निम्नलिखित चैप्टर से लिया गया हुआ है। मतलब जो जो इसका चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया हुआ है। इसके लेखक ये हैं। ठीक है, तो ये मतलब इनके लेखक कौन है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो लेखक थे उनको कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ये सब लिख कर उसके बाद ये लिखिएगा, इस गद्यांश का भावार्थ यह है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन माना भी जाए तो यह प्राकृतिक या न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इसमें कार्य का निर्धारण हेलो हेलो 10 मिनट रुक जाइए, मतलब 15 मिनट, उसके बाद करिएगा ऑर्डर। 15-20 मिनट करिए, 15 मिनट। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे देख लीजिए यहाँ पे। आइए, तो इसमें कार्य का निर्धारण क्योंकि इसमें कार्य का निर्धारण व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता का आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर किया जाता है। इसमें व्यक्ति को अपनी पसंद का पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है और उसकी प्रतिभा का विकास रुक जाता है। समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को समान अवसर, शिक्षा और स्वतंत्रता मिले ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य का चुनाव कर सके। जब लोग अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप काम करते हैं तभी वे कुशल और सक्षम बनते हैं। ऐसे ही कुशल और स्वतंत्र व्यक्तियों के एक स्वस्थ, प्रगतिशील और संतुलित समाज का निर्माण संभव है। तो आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है। पहले लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत प्रश्न निम्नलिखित चैप्टर से लिया गया हुआ है, इसके लेखक ये है। ठीक है, या गोधूली से लिया हुआ है या वर्णिका से लिया गया हुआ है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, 20 के दांत के शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट करे। तो इसमें लिख दीजिएगा कि 20 के दांत की कहानी मतलब जो लिखे हुए हैं उनका नाम लिख दीजिएगा। आप लोग लेखक के नाम जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, लेखक के नाम, कवि के नाम याद करके जाइएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत मिलते हैं कि इनके लेखक कौन हैं क्या। ठीक है, तो याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आराम से, या आपके पास जो किताब है किताब में देख लीजिएगा कि किस कहानी के मतलब लेखक कौन है, गद्यांश के लेखक कौन है, पद्यांश के लेखक कौन है, ये सब आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इस बात में निहित है कि यह समाज में छिपे हुए उन विषैले तत्वों को उजागर करती है जो बाहर से सामान्य या शांत दिखाई देते हैं पर भीतर से अत्यंत घातक होते हैं। कहानी में विष से आशय घृणा, द्वेष, स्वार्थ, क्रूरता और अमानवीयता से है, जबकि दांत उनके प्रकट होने के साधन प्रतीक है। कहानी यह दिखाती है
कि जब कुछ लोग मीठी बातों या सभ्य व्यवहार के पीछे अपने अंदर विषैले विचार छिपाए रखते हैं और अवसर मिलते ही दूसरों को कहानी पहुंचाते हैं। जैसे सर्प के विषैले दांत उसके आक्रमण का माध्यम होता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर छिपी बुराइयां भी समाज को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार शीर्षक कहानी के मूल भाव को सशक्त रूप से व्यक्त करता है और पाठकों के सावधान करता है कि बाहरी रूप से अच्छे दिखने वाले लोग भी भीतर से खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए विष के दांत शीर्षक पूर्णतः सार्थक और प्रभावशाली है। समझे बात को? कहानी आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। आइए, एक क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कल कि नागरी लिपि का पाठ का सारांश लिखे। ठीक है, डायरेक्ट 5 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। वीवीआई क्वेश्चन है। नागरी लिपि पाठ के देवनागरी लिपि के महत्व, विशेषताओं और उसके विकास का वर्णन किया गया है। लेखक बताता है कि नागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक, सरल और स्पष्ट लिपि है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इस कारण इसे सीखना और समझना आसान है। यह लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि है से विकसित होकर आज हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली आदि अनेक भाषाओं के प्रमुख लिपि बनी हुई है। पाठ से यह बताया गया है कि नागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अक्षर होता है, जिससे शब्दों का उच्चारण शुद्ध रहता है और भ्रम की संभावना कम होती है। इसी कारण विद्वानों ने इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ लिपियों में माना है। अंत में लेखक नागरी लिपि को प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहता है, यह हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है। इसके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रखा जा सकता है। यही नागरी लिपि का सारांश हो गया। आराम से समझ सकते हैं इस बात को। आपसे पूछा जाता है बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, चाहे मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, सीता का चरित्र चित्रण कीजिए, ये सब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। बहादुर एक परिश्रमी, ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था। ठीक है, वह गरीब परिवार से होने के बावजूद अत्यंत साहसी और आत्मसम्मानी है। घर परिवार के कठिन परिस्थितियों के कारण वह छोटी उम्र में ही काम करने लगता है, परंतु कभी भी भीख नहीं मांगता और न ही गलत रास्ता अपनाता है। बहादुर अपने मालिक के प्रति वफादार और कर्तव्यनिष्ठ है। यह दिए गए कार्य को पूरी लगन और जिम्मेदारी से करता है। उससे भीतर आत्मसम्मान की भावना इतनी प्रबल है कि अपमान सहन नहीं कर पाता और आवश्यकता पड़ने पर काम छोड़ देने का साहस भी रखता है। वह सरल, विनम्र और सच्चा बालक है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। उसका व्यवहार उसके अच्छे संस्कारों को दर्शाता है। इस प्रकार बहादुर का चरित्र संघर्षशील, स्वाभिमानी, मेहनती और आदर्श बालक के रूप में सामने आता है। ठीक है, इस बात को क्वेश्चन को समझ लीजिए और आपके एग्जाम में आएगा तो उसको छोड़ के नहीं आइएगा, बनाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है और हम गारंटी देते हैं कि आपको 50 में 50 इस वीडियो के देखने के बाद 100% आ जाएगा। देखिएगा आप सब्जेक्टिव में। ठीक है, आइए, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक ने यह बात उस प्रसंग में कही है जब वह मनुष्य के अंधानुकरण की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करता है। ठीक है, बंदरिया अपने बच्चे को पेट से चिपकाकर इधर उधर कुत्ती फांती रहती है और उसके पालन पोषण का यह तरीका होता है। यदि मनुष्य भी बिना सोचे समझे उसी प्रकार अपने बच्चे का पालन करने लगे तो वो उसके लिए उचित नहीं होगा। लेखक का अभिप्राय है कि मनुष्य के बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसे किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं अपनाना चाहिए। हर कार्य को सोच समझकर अपनी परिस्थितियों और बुद्धि के अनुसार करना चाहिए। केवल इसलिए कोई दूसरा ऐसा करता है उसे अपना आदर्श बना लेना उचित नहीं है। इस प्रकार लेखक मनुष्य का अंधानुकरण से बचने और विवेकपूर्ण आचरण अपनाने की शिक्षा देता है। इस क्वेश्चन सबको आपको देखना है, सिर्फ याद करना नहीं है। याद आपको आज होगा भी नहीं, इसलिए आप सिर्फ देख के जाइए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन है और इसका आंसर इस तरह से लिखने हैं बस। ठीक है, आइए, परंपरा का मूल्यांकन। निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध के समापन में लेखक के एक ऐसे समाज का स्वप्न देखता है जो प्रगतिशील, जागरूक और मानव मूल्यों से परिपूर्ण हो। वह चाहता है कि समाज अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और कुरीतियों से मुक्त होकर विवेक, वैज्ञानिक दृष्टि और नई सोच को अपनाए, साथ ही अपनी संस्कृति के जोरों से
भी जरा रहे। लेखक का सपना है कि पुरानी और नई पीढ़ी के बीच संतुलन स्थापित हो तथा समाज निरंतर विकास की ओर बढ़े। इस स्वप्न को साकार करने में परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेखक के अनुसार परंपरा को पूरी तरह त्यागना उचित नहीं, बल्कि उसका मूल्यांकन आवश्यक है। जो परंपराएं उपयोगी, मानवीय और प्रगतिशील है, उन्हें बनाए रखना चाहिए, जबकि हानिकारक और रूढ़िगत परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध और सकारात्मक परंपराएं समाज को दिशा देती है, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखती है और नए मूल्यों के साथ मिलकर एक आदर्श, संतुलित और उन्नत समाज का निर्माण में सहायक बनती है। यही ये काफ़ी वीवीआई है। कल आपको ये देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कल। ला शतरुंज का अतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। तो ला शतरुंज का अंतरंग वातावरण अत्यंत शांत, गंभीर और आध्यात्मिक है। वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें, साधारण कक्ष, लंबी गलियां और एकांत स्थान है जहाँ कारतूसियन साधु पूर्ण मौन में रहकर तपस्या और ईश्वर चिंतन करते हैं। वो आपस में बहुत कम बोलते हैं और बाहरी दुनिया से लगभग कटे रहते हैं। पूरे परिसर में सादगी, अनुशासन और एकांत का वातावरण व्याप्त है जो मन को भीतर की ओर मोड़ता है। लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ की इमारतें केवल रहने के लिए नहीं बल्कि मौन साधन के लिए भी बनाई गई है। हर कक्ष, गलियारा और प्रांगण ऐसे की है कि व्यक्ति बाहरी शोर से दूर होकर आत्मचिंतन में लीन हो सके। वहाँ का वातावरण शब्दों से नहीं बल्कि गहरी निष्ठता से संवाद करता है। इस प्रकार ला शतरुंज का पूरा ढांचा मौन, एकांत और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक होने के कारण मौन का स्थापत्य कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिफ्ट में वो वाला क्वेश्चन पूछ दे तो ये सेकेंड शिफ्ट में पूछ देवे इस तरह से। या लिकुटी अरु कमारिया पर राजो त्यों पर कीता जी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुखनंद की गई चराई बिसाड़ो, रसखानी कब बरसो इन आखिन सौ वज्र के, बनबाग तराग निहारो, कोटिक रो कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। इसका प्रसंग व्याख्या करना है। तो देखिए, ये कवि रसखान द्वारा रचित है। यह पद जो है भक्त कवि रसखान द्वारा रचित है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य भक्ति और ब्रजभूमि प्रति प्रेम व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की साधारण सी लकुटी मतलब लाठी, लकुटी मतलब लाठी और कमाड़िया यानी कंधे पर डाला हुआ कपड़ा के लिए तीनों लोगों का राज्य भी त्याग सकते हैं। उन्हें आठों सिद्धियां और नौ निधियों का सुख भी तुच्छ लगता है। वो तो नंद बाबा की गाय चराने का आनंद ही सर्वोच्च मानते हैं। कवि की इच्छा है कि वो अपने नेत्रों से सदा ब्रज के वन, उपवन और सरोवरों को निहारते रहे। वो कहते हैं कि करोड़ों सोना चांदी के महलों को भी वो ब्रज के करील को कुंजों पर न्यौछावर कर देंगे। इस पद में कवि ने भौतिक सुख संपत्ति की अपेक्षा भक्ति, सादगी और कृष्ण प्रेम को श्रेष्ठ बताया है। ब्रज की प्राकृतिक सुंदरता और श्री कृष्ण की बाल लीला ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख है। तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिए, आप जरूर याद करके जाइए। ठीक है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। रसखान ने मालिन किन्हें और क्यों कहा है। भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण और राधा को मालिन कहा है। उन्होंने यह संबोधन प्रेम और सौंदर्य के भाव का व्यक्त करने के लिए किया है। जैसे माली और मालिन बगीचे में देखभाल करते हैं, फूलों को संवारते हैं और उन्हें सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण ब्रजभूमि रूपी प्रेम उद्यान को अपने स्नेह, करुणा और लीलाओं से महकाते हैं। कवि के अनुसार ब्रज एक सुंदर बगीचे के समान है और उसमें रहने वाले गोप गोपियाँ तथा भक्त फूलों के समान है। राधा कृष्णन इन सबके जीवन को प्रेम, आनंद और सौंदर्य से भर देते हैं, इसलिए उन्हें मालिन कहा गया है। इस प्रकार यह संबोधन उनके पोषण करने वाले, सौंदर्य बढ़ाने वाले और प्रेम फैलाने वाले को रूप को दर्शाता है।
तथा कवि की गहरी भक्ति की भावना को व्यक्त करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों से फैला हुआ श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखें। इस पद्यांश में कवि ने भारत माता को गाँव में रहने वाले की एक दुखी माँ के रूप में चित्रित किया है। वह शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन में बसती है। उसके आंचल के रूप में फैले हरे भरे खेत भी धूल और गरीबी से मैलाए हुए, जो किसानों की कठिन परिस्थितियों और अभावपूर्ण जीवन को दर्शाते हैं। कवि आगे कहता है कि गंगा और यमुना की धाराएं मानो भारत माता के आंसू है, जो उसके दुख, पीड़ा और संतानों की दयनीय स्थिति को प्रकट करती है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी से तात्पर्य है कि भारत माता साधारण माटी से जुड़ी, अपेक्षित और दुखी प्रतीत होती है। इस प्रकार कवि ने इस पद्यांश में भारत के ग्रामीण जीवन की गरीबी, उपेक्षा और पीड़ा को मार्मिक रूप से चित्रित करते हुए देश के वास्तविक स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया है। इन बातों को याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, हमारी नींद कविता का संदेश क्या है, या हमारी नींद शीर्षक कविता का सार्थकता बताएं। हमारी नींद कविता में कवि ने समाज और देश के लोगों में बेहोशी, उदासीनता और निष्क्रियता पर व्यंग्य किया है। यहाँ नींद का अर्थ केवल सोना नहीं बल्कि अज्ञान, लापरवाही, अन्याय के प्रति मौन रहना और अपनों कर्तव्यों से विमुख होना है। कवि कहना चाहता है कि जब समाज सोया रहता है तब शोषण, भ्रष्टाचार और बुराइयां बढ़ती जाती है। कविता का मुख्य संदेश यह है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, अन्याय और बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना चाहिए। यदि हम सोए रहेंगे तो हमारा देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसी कारण हमारी नींद शीर्षक अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह पूरी कविता का मूल भाव को व्यक्त करता है, यानी समाज की चेतना को जगाने का आह्वान करता है। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत प्रश्न गोधूली के चैप्टर इतना, मतलब चैप्टर में जो नाम है, चैप्टर का नाम, वो नाम से, मान लीजिए कि हमारी नींद नाम है तो हमारी नींद से लिया गया है। जिनके लेखक जो भी है उनके लेखक का नाम लिख दीजिएगा, तब जाकर इसके आगे का काम कीजिएगा तो 5 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के पद्यांश में भावार्थ संदेश लिखिए। ठीक है, पद्यांश का भावार्थ या संदेश लिखिए। इस पद्यांश में कवि ने माँ और छोटे बच्चे को स्नेहपूर्ण संबंध तथा सीखने की प्रक्रिया को भावनात्मक रूप से व्यक्त किया है। बच्चा लिखना सीखने का प्रयास करता है पर बार बार असफल हो जाती है। माँ भी उसे सिखाने की कोशिश करती है परंतु सफलता नहीं मिलती है। इस असफलता से बच्चे की आंखों में आंसू आ जाता है। कभी कहता है कि ये आंसू केवल दुख के प्रतीक नहीं है बल्कि सीखने और विकास की शुरुआत के संकेत। पहली विफलता पर छलकने वाले ये आंसू ही आगे चलकर सफलता का नींव बनते हैं। संघर्ष, प्रयास और असफलता से ही मनुष्य आगे बढ़ता है और ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार पद्यांश का संदेश है कि जीवन में असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह प्रगति और सृजन का प्रथम सीढ़ी होती है। आंसू कमजोरी नहीं बल्कि नए आरंभ का संकेत है। देखिए, अभी सिर्फ आपको समझ लेना है कि हाँ, इस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमको ये चीज़ लिखना है, और थोड़ा सा भी दिमाग में रहेगा तो आप अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब तो याद करने का समय नहीं है। हम सिर्फ इस पर्पज़ से ये वीडियो लेकर आए हैं कि आपको ये क्वेश्चन देख लेना है, मतलब आपको रिवीजन टाइप का हो गया कि हाँ, एक बार नज़र में हम लोग देख लेते हैं, एक नज़र में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कल जाकर लिख के आएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ढहते विश्वास शीर्षक की कहानी की सार्थकता पर विचार करें। तो ढहते विश्वास की सार्थक कहानी की सार्थकता इस बात में निहित है
कि पूरी कहानी में मानव संबंधों में टूटते भरोसे और विश्वास के क्षय को दिखाया गया है। कहानी यह बताती है कि जब अपने ही लोग छल, स्वार्थ, धोखा या उपेक्षा करते हैं तो बरसों से बना विश्वास अचानक ढह जाता है। कहानी के पात्र एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, पर परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उनका विश्वास टूटता चला जाता है। यह टूटने केवल संबंधों को ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के मन और जीवन को भी गहराई पर प्रभावित करती है। विश्वास के बिना प्रेम, अपनापन और सामाजिक संबंध टिक नहीं पाते हैं। इस प्रकार ढाते विश्वास शीर्षक पूरी कहानी के केंद्रीय भाव को सटीक रूप से व्यक्त करता है। यह शीर्षक पाठक को यह संदेश देता है कि विश्वास किसी भी संबंध की नींव नहीं होता है, और जब यह टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए शीर्षक अत्यंत उपयुक्त और सार्थक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आज के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम अभी तक करवा दिए हैं, 2 मार्क्स का करवा दिए हैं। पूरा शुरू से अंत तक देख जाइएगा, ठीक है। लेकिन पूरा देखिएगा जरूर क्वेश्चन को, भले आप मेरी बातों को सुने चाहे नहीं सुने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को आपको देख लेना है। वीडियो पॉज करके ही आप क्वेश्चन को पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वीडियो चलते रहने दीजिए और आप मेरी बातों को सुन लीजिए, ठीक है। आइए, तो लास्ट क्वेश्चन है, बल्ली अम्माल एक साधारण ग्रामीण स्त्री होते हुए भी अत्यंत स्नेहमयी, त्यागमयी और ममतामयी माँ के रूप में चित्रित की गई है। वे गरीब होने पर भी आत्मसम्मानी और परिश्रमी है। अपने परिवार और बच्चों के पालन पोषण के लिए वो कठिन परिश्रम करती है तथा अभावों को सही सहते हुए भी कभी शिकायत नहीं करती। उनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। वो अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंतित रहती है, उसे अच्छे संस्कार देने की प्रयास करती है। बल्ली अम्माल धैर्यवान और सहनशील है। विविध परिस्थितियों में भी उनका साहस नहीं टूटता है। वे धार्मिक, सरल और संतोषी स्वभाव की स्त्री है, जो कम साधनों में भी जीवन को संतुलित ढंग से जीती है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। कल 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले तो पक्का देख लीजिएगा। क्या पता कहीं टकरा जाए, कहीं क्या मतलब टकराएगा ही, 100% टकराएगा। इसका लिखित गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी अगर नहीं टकराया तो हम ये चैनल डिलीट कर देंगे। ये चैनल मैं डिलीट कर दूंगा अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं टकराया तो। चलिए आइए, आप खाली देख के जाना है आपको, सिर्फ याद तो कर नहीं पाइएगा। कल याद मतलब पूरा रिलैक्स माइंड में रहिए, रिलैक्स मूड में रहिए। एक जगह वीडियो चालू कर दीजिए, रख दीजिए और उस बातों को सुनते रहिए, ठीक है। चलिए आइए, तो हो गया आपका 5 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये था पाठ्य पुस्तक का पूरा निचोड़, संपूर्ण निचोड़, ठीक है। संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का निचोड़ था। और आपका 10 मार्क्स का निबंध भी रहता है, जिसको 250 से 300 शब्द में लिखने रहते हैं, 10 मार्क्स के रहते हैं। तो इनको कभी भी नहीं, मैं यहाँ पे कुछ निबंध लेकर आया हूँ जिनको आपको देख कर जाना है। पहला आपका प्रदूषण हो गया, दूसरा आपका वृक्षारोपण हो गया। प्रदूषण जब भी लिखिएगा तो पहले भूमिका लिखिएगा कि प्रदूषण आखिर कैसे फैलता है, ठीक है। प्रदूषण का परिभाषा टाइप का लिख दीजिएगा। फिर उसका प्रदूषण के प्रकार बताइएगा कि हाँ, प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, प्रदूषण के कारण क्या है, प्रदूषण से हम लोग कैसे बच सकते हैं, निदान कैसे होगा, उसका निष्कर्ष लिखना है। इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलिए, वृक्षारोपण में आपको भूमिका बांधना है पहले कि वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, वृक्षारोपण क्या है, इस सब के बारे में लिखना है। फिर वृक्षा का महत्व लिखना है, वृक्ष से लाभ लिखना है, वृक्ष के कटाई की हानि लिखने हैं। फिर उसका निष्कर्ष लिखना है कि हाँ, अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, उसका निष्कर्ष लिख देना है अंत में, ठीक है। ऐसे ढंग से स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोशिश कीजिएगा कि 250 से 300 शब्द में ये पूरा हो जाए, ठीक है। यानी अगर 5 स्टेप में लिख रहे हैं तो कम से कम एक स्टेप में, अगर हमारी ज़रूरी नहीं है कि 60-60 करके लिखिए, किसी में 30 शब्द भी हो सकता है, किसी में 70 शब्द रह जाए, किसी में 80 शब्द हो जाए, वैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए, संचार क्रांति के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, भ्रष्टाचार के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, होली के त्यौहार के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप है उनके बारे में जान लीजिएगा। इसमें करना क्या है कि भूमिका लिखना है, लाभ लिखना है, हानि लिखना है, उपसहार। उपसहार का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे कैसे क्या करना है,
उसको देख लीजिए। बसंत ऋतु के बारे में उसमें भूमिका बांध दीजिएगा, ऋतुओं का राजा बना लीजिएगा, महत्व उपसहार बना लीजिएगा। प्रिय खेल फुटबॉल, फुटबॉल की जगह पर आपको हॉकी भी लिखा रह सकता है, क्रिकेट भी हो सकता है, तो उसी के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। 9 पानी की बचत, भूमिका, महत्व, उपाय, लाभ, हम उपसार, ये सब लिखना है। और एक और है 10वां नंबर, सरस्वती पूजा पे भी आप देख के जाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रदूषण आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछ देवे और वृक्षारोपण सेकेंड शिफ्ट में पूछ देवे। मेरे हिसाब से प्रदूषण और वृक्षारोपण इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट इन क्वेश्चन को तो ज़रूर करके जाएं। फर्स्ट और सेकंड नंबर 100% है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले या सेकंड शिफ्ट वाले को 100% ये टकरा जाएगा। तो इन 200 निबंध को आज देख लेना है। और कहाँ से देखिएगा, तो आप अपना क्वेश्चन बैंक से देख लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बैंक से देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन बैंक को भी पलटिए, ऐसा बात नहीं है। तो वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपके पाठ्य पुस्तक के, वो सारे देख लीजिएगा, 100% आपके टकरा जाएंगे। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन लेकर आइएगा और मिलाइएगा कि जो सर ने बोला था क्या उसमें से टकराया है, तो तब जाकर आप मेरा मैथ्स वाला वीडियो भी देख जाइएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट डे आपको ज़रूर टकराएगा, 100% टकराएगा। चलिए, तो आज आपका काम यही है कि इस वीडियो को रात भर में देख लीजिए, 2 बार 3 बार खोल कर देख लीजिए, याद ही हो जाएगा आपको सारा क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ देखना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है।